हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले गैस स्टेट चैप्टर की। बेसिकली गैस स्टेट चैप्टर 3 सेगमेंट में डिवाइडेड माना जा सकता है। फर्स्ट सेगमेंट में आते हैं लॉज ऑफ गैसेस, सेकंड सेगमेंट में आती है केटीजी और थर्ड सेगमेंट में आता है आइडियल एंड रियल गैस बिहेवियर। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आइडियल गैस एंड रियल गैस बिहेवियर। आइडियल एंड रियल गैस बिहेवियर टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़े सीक्वेंस में ही आगे बढ़ता है। तो उसको सिखाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, हम इसी सीक्वेंस में इसको पढ़ने वाले हैं। जैसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज डेविएशन। डेविएशन का क्या मीनिंग होता है, किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, उनका नाम था एमागेट, उनके कर्व्स की बात भी करेंगे। सेकेंड पॉइंट में हम बात करेंगे कॉज ऑफ डेविएशन की। ये डेविएशन जो है ये क्यों होता है, क्यों कुछ गैसेस आइडियल गैस बिहेवियर को फॉलो नहीं करती, उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड हम बात करने वाले हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम करेक्शंस की। आइडियल गैस इक्वेशन में प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन करने से हमें एक नई इक्वेशन मिलती है जिसे हम बोलते हैं वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन। वो किस तरह से की जाती है करेक्शंस, वो हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में पढ़ने वाले हैं बट ऑब्वियस वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन, इसके क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस है और कहाँ और कैसे कैसे आपने इसको यूज करना है। इसे रियल गैस इक्वेशन भी कहा जाता है। और फिर हम बात करेंगे फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z क्या होता है और अलग अलग कंडीशंस में Z की क्या क्या वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं। ये सारी बातें हम पढ़ेंगे फिफ्थ पॉइंट के अंदर। तो आइए हम बात करते हैं आइडियल एंड रियल गैस बिहेवियर की, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज डेविएशन। डेविएशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, काफ़ी लंबे टाइम तक आइडियल गैस इक्वेशन एग्जिस्ट करती रही और हम सभी कंडीशंस में ऑलमोस्ट इसको यूज़ करते रहे। पर सबसे पहले एमागेट साइंटिस्ट ने बताया कि आइडियल गैस इक्वेशंस और लॉज ऑफ गैसेस जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक लॉ वगैरह वगैरह, ये हम हर गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर अप्लाई नहीं कर सकते। इन्होंने इसको प्रूव करने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर 298 केल्विन के ऊपर कुछ कर्व्स प्लॉट किए। इन कर्व्स को कहा गया एमागेट कर्व्स और इन कर्व्स में बेसिकली इन्होंने शो किया कि आप जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ रहे हैं उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो हर कंडीशन में वैलिड नहीं होते। आइए देखिए एमागेट ने क्या स्टडी किया। एमागेट ने पीवी वर्सेस पी, या आगे जाके मैं एक टर्म आपको इंट्रोड्यूस करूंगा Z, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, या Z वर्सेस P का कर्व प्लॉट किया। ये जो कर्व है फर्स्ट कर्व, ये एक ही टेम्परेचर पर डिफरेंट गैसेस के लिए कर्व है और जो सेकंड कर्व आप मैं डिस्कस करूंगा ये एक ही गैस के लिए डिफरेंट टेम्परेचर्स पर कर्व प्लॉट किया। नीचे लिखा हुआ मैंने, जो ए कर्व है फॉर डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर दैट इज 298 केल्विन, और सेकंड कर्व जो हम स्टडी करेंगे फॉर सेम गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो फर्स्ट कर्व से हमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर पता लगेगा और सेकंड कर्व से हमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पता लगेगा। आइए देखते हैं। एमागेट ने सजेस्ट किया, एमागेट ने कहा कि जनरली सभी गैसेस नॉर्मल कंडीशंस पर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह वगैरह लॉज को फॉलो नहीं करते और इनके इस बिहेवियर को डेविएटेड बिहेवियर कहा जाता है। तो इन्होंने जो कर्व प्लॉट किया वो, सपोज आपने पीवी वर्सेस पी किया है, तो आप लोग जानते हैं बॉयल्स लॉ में पीवी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है और ये कर्व मैंने बनाया भी हुआ है। पीवी या कांस्टेंट की वैल्यू पी के रिस्पेक्ट में कैसी आनी चाहिए थी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप लोग जानते हैं पीवी और पी का जो कर्व आते हैं, आप लोगों ने बॉयल्स लॉ में कर्व्स पढ़े हुए हैं, आप लोग जानते हैं पीवी और पी का कर्व कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेकिन कोई भी ऐसी गैस 298 केल्विन पर इनको नहीं मिली जो इस लाइन को फॉलो करती हो। आप लोग देख पा रहे हैं मोस्ट ऑफ द गैसेस जो इस कर्व में दिखाई दे रही हैं, इनमें से एक भी गैस ऐसी नहीं है जो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। एमागेट ने यह भी बताया कि अगर अलग अलग गैसेस को पीवी और पी कर्व के ऊपर देखा जाए तो इससे क्या पता लगता है, इससे दो तरह का बिहेवियर दिख रहा है उनको। एक वो गैसेस हैं जैसे H2 और हीलियम है, जो 1 से जिनका Z की वैल्यू ज्यादा ही होती है, हमेशा ऊपर की तरफ ही मूव करती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द गैसेस किस तरह का बिहेवियर करती हैं शो, मोस्ट ऑफ द गैसेस इस तरह का बिहेवियर शो करती हैं, जिसमें पीवी और पी के कर्व में पहले तो पीवी की वैल्यू पी के बढ़ाने से घटती है और उसके बाद में क्या होती है, बढ़ती है। तो इस तरह का बिहेवियर जो है
वो मोस्ट ऑफ द गैसेस शो करती हैं। अब यहाँ एमेगट ने क्या शो किया? एमेगट ने ये शो किया कि गैसेस लाइक CO, गैसेस लाइक मीथेन एंड गैसेस लाइक अमोनिया, इन गैसेस में जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे इनका जो डेविएशन है आइडल गैस बिहेवियर के कंपैरेटिवली वो बढ़ता जाएगा। कैसे? देखिए ध्यान से, अगर कोई गैस इस लाइन पे चल पड़ेगी तो आइडल गैस होगी। वो कैसी गैस होगी? आइडियल गैस, क्योंकि आइडियल गैस के लिए बॉयज लॉ लगता है। और अगर मैं लो प्रेशर पर और हाई प्रेशर पर अलग अलग स्टडी करूं, मान लीजिए मैंने ये लो प्रेशर पर स्टडी किया है, मान लीजिए मैंने लो प्रेशर पर स्टडी किया है और ये मैंने हाई प्रेशर पर स्टडी किया, ध्यान से देखिएगा। तो लो प्रेशर पर जब मैं स्टडी करता हूं तो ये जो डेविएशन के मैग्नीट्यूड्स हैं वो बहुत कम है बच्चों। आप देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट पे होता, अगर इस लाइन पे होता तो कैसा बिहेव होता? आइडियल गैस कितना बिहेव होता है आप लोग देख पा रहे हैं। लो प्रेशर पर जो डेविएशन है, जैसे हीलियम की बात करूं, हीलियम का केवल इतना सा डेविएशन है रेड वाले लाइन का। अगर मैं बात करूं अमोनिया की, अमोनिया का इतना सा ही डेविएशन है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे इन गैसेस का बिहेवियर आइडियल गैस वाली लाइन से उतना ही डेविएटेड होता जा रहा है। जैसे मैं H2 की बात करता हूं, P बराबर 0 पर H2 इसी पॉइंट पे थी जहां आइडियल गैस को होना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं ये H2 का जो डेविएशन है, डेविएशन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? डेविएशन का मतलब ये कि यहां होना चाहिए था और यहां है ये पॉइंट, तो इसको हम बोल रहे हैं डेविएशन। तो ऊपर जो जाती है गैसेस वो होता है पॉजिटिव डेविएशन, और जो नीचे आती है उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव डेविएशन। तो आप देखना जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है लगभग सभी गैसेस का जो डेविएशन है वो बढ़ता जा रहा है। लो प्रेशर पर तो ये सभी गैसेस फिर भी इस लाइन के आसपास ही हैं, लेकिन जैसे प्रेशर बढ़ जाएगा तो अलग अलग गैसेस का जो डेविएशन का मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी कि हाई प्रेशर पर गैसेस आइडियल गैस बिहेवियर से ज्यादा डेविएटेड शो करती हैं बिहेवियर, और लो प्रेशर पर फिर भी ये गैसेस आइडियल गैस से कम डेविएशन शो करती है, यानी कि डेविएशन प्रेशर के बढ़ाने से बढ़ता है। इधर आ जाइए, इस कर्व को देखिए। इस कर्व में एक ही गैस का अलग अलग टेम्परेचर पर है, तो आप देखना लो टेम्परेचर पर डेविएशन का मैग्नीट्यूड ये रहा इतना, ये आप देख पा रहे हैं T1 लो टेम्परेचर है ना बेटा, ये रहा T1। तो लो टेम्परेचर पर ये आइडियल गैस होनी चाहिए थी, उससे इतना ज्यादा डेविएटेड बिहेवियर है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डेविएशन का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है डेविएशन का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। हो सकता है कि अगर मैं एक और कर्व खींच देता T4 पर तो ये लाइन पे ही चल पड़ती, और जो गैस इस लाइन पे ही चल पड़ेगी चाहे थोड़ी देर के लिए सही, वो कैसा बिहेव कर रही है? आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। यानी कि टेम्परेचर में इंक्रीज करने पर डेविएशन का मैग्नीट्यूड घटता है, लेकिन प्रेशर में इंक्रीज करने पर डेविएशन का मैग्नीट्यूड बढ़ता है। अगर आपको गैस को मोस्ट ऑफ द बिहेवियर आइडियल गैस की तरह दिखाना है तो प्रेशर होना चाहिए लो और टेम्परेचर होना चाहिए हाई। और अगर आपको डेविएशन को डोमिनेट करना है तो जस्ट उल्टी कंडीशंस कर दो। डेविएशन कब ज्यादा होगा? जब प्रेशर तो होगा हाई और टेम्परेचर क्या होगा? लो। तो ये जो डेविएशन है जिसको हम बोलते हैं डेविएशन, आइडियल गैस बिहेवियर से जो डेविएशन है ये कब बढ़ेगा? जब प्रेशर हाई हो और टेम्परेचर क्या हो? लो हो। और डेविएशन का उल्टा कौन सा बिहेवियर होता है? आइडियल गैस बिहेवियर। और आइडियल गैस बिहेवियर कब बढ़ेगा? जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो। तो आपसे कोई पूछे अगर किन कंडीशंस में गैसेस आइडियल गैस से डेविएटेड बिहेवियर शो करती है? हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। किस कंडीशन में गैस आइडियल गैस के जैसे बिहेव करती है? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। इस तरह से जब भी तो गैसेस की स्टडी की जाती है तो हम उसको आइडियल गैस और रियल गैस बिहेवियर की तरह स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स को दिमाग में कई बार ऐसा मिसकॉन्सेप्शन भी रहता है कि गैसेस दो टाइप की होती हैं, कुछ गैसेस आइडियल होती हैं, कुछ गैसेस रियल होती हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, गैस एक ही है, उसका जो बिहेवियर है वो अलग अलग तरह का है। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। आप अपने आप की बात करें, क्या आपका बिहेवियर अपने से बड़ों के साथ या टीचर्स के साथ, कई बार हमारा जब मूड ठीक नहीं होता तो हमारा बिहेवियर क्या हो जाता है? थोड़ा सा डेविएटेड हो जाता है। हम उतनी रिस्पेक्ट कई बार गुस्से में होते हैं तो नहीं कर पाते। इसका मतलब ये नहीं कि हम बदल गए, कंडीशन बदली तो हमारा बिहेवियर क्या हो गया? थोड़ा सा चेंज हो गया। जब हम अच्छे मूड में होते हैं तो हम ज़्यादा रिस्पेक्टिवली बिहेव करते हैं, जब हम बुरे मूड में होते हैं तो उतनी रिस्पेक्ट हम नहीं दे पाते। उसी तरह से गैसेस भी होती हैं। गैसेस का बिहेवियर भी
कंडीशन डिसाइड करती हैं। अगर गैस को हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर रखा जाए तो वो ज़्यादा आइडियल बिहेवियर शो करेगी, और अगर उसी गैस को लो टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर रखा जाए तो वो कैसे बिहेव करती है, उतना ही डेविएटेड बिहेवियर शो करती है। तो गैसेस दो अलग अलग टाइप की नहीं होती, गैस एक ही होती है। कंडीशन डिसाइड करती है कि ये कितनी आइडियल है और कितनी डेविएटेड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे, अब हम बात करते हैं कोज ऑफ डेविएशन की। हम बात करते हैं कि डेविएशन होता क्यों है, क्यों कुछ गैसेस आइडियल गैस बिहेवियर को फॉलो नहीं करती। तो इसके डीप में अगर मैं जाता हूं तो मुझे दो रीजंस दिखाई देते हैं जो कि केटीजी के अंदर छुपे हुए हैं। मुझे दो रीजंस दिखाई देते हैं जिसका मेन जो सोर्स है वो केटीजी है। केटीजी के दो पोस्टुलेट्स जो हैं वो हर कंडीशन में वैलिड नहीं होते बच्चों। तो मैं बात कर रहा हूं इसके बाद में कोज ऑफ डेविएशन की। मैं बात कर रहा हूं कोज ऑफ डेविएशन की, कि डेविएशन होता क्यों है, ऐसा क्या कंडीशंस हैं, ऐसे क्यों हैं कि कुछ गैसेस आइडियल गैस बिहेवियर नहीं करती। तो दो रीजन है, और ये रीजन केटीजी के दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड नो रिपल्शन। केटीजी कहती है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन फोर्स होता है और ना कोई रिपल्शन फोर्स होता है। और दूसरा उन्होंने बोला वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये दो बातें मैंने को आपको ठीक करके बतानी है। ये दो ऐसे पोस्टुलेट्स हैं केटीजी के जो हर गैस के लिए वैलिड नहीं होते बच्चों। मैं एग्जांपल देता हूं। जब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की कि गैस के अंदर कोई अट्रैक्शन फोर्स या कोई रिपल्शन फोर्स नहीं होती, तो ये बात गलत है, क्योंकि दुनिया की ऐसी कोई भी गैस नहीं है जिसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता प्रेशर बढ़ाकर, टेम्परेचर कम करके। तो अगर गैस लिक्विफाई हो सकती है तो पक्की बात है उसमें कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स तो होता होगा, नहीं तो मॉलिक्यूल पास ही नहीं आते। तो ये हर कंडीशन में वैलिड नहीं है। और दूसरा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैसेस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये भी सही नहीं है कि अगर किसी गैस के मॉलिक्यूल का खुद का साइज ठीक ठाक है, सफिशिएंट साइज है, तो आप कितना भी कंप्रेस कर लो, पूरे कंटेनर के वॉल्यूम में से फ्री वॉल्यूम निकालने के लिए आपको गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को तो माइनस करना ही पड़ेगा। नहीं समझे? देखिए, मान लीजिए कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। नो डाउट गैस के मॉलिक्यूल बहुत फैले होते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में होते हैं। अगर मैं इन सबको कंप्रेस करके एक इमेजिनेशन करूं कि मैंने एक साथ बिठा दिया सबको, इन सभी मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 मॉलिक्यूल मैं लिख देता हूं 6 7 8। मान लीजिए सबको मैंने कंप्रेस करके बिठा दिया, तो ये वॉल्यूम जो वो घेरेंगे ये तो उनका खुद का वॉल्यूम है। क्या इस वॉल्यूम में वो मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं क्या? यानी कि मैं बोल रहा हूं कि ये जो वॉल्यूम है जो इन्होंने खुद ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, क्या ये गैस के मूवमेंट के लिए फ्री है क्या? नहीं। यानी कि अगर मुझे गैस के मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट का फ्री वॉल्यूम निकालना है तो मुझे कंटेनर के वॉल्यूम में से इस वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये रूम में पढ़ा रहा हूं जिसके अंदर, इस रूम में कई ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल है, मोबाइल है, फैन है, सब कुछ मार्कर है, मैं खुद हूं, बोर्ड है। अगर मेरे को इसमें एयर का वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे? तो मुझे इस रूम के वॉल्यूम में से इन सारे ऑब्जेक्ट्स के वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मुझे पता लगेगा कितना फ्री स्पेस है। तो वही मैं बात कर रहा हूं, कंटेनर के वॉल्यूम में से गैस का खुद का वॉल्यूम भी माइनस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट फ्री वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ गैस। तो ये दो पॉइंट अगर हम ठीक कर लें कि हमें पता है कि ऐसा नहीं है, अट्रैक्शन फोर्स हमेशा होता है गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, और दूसरा, गैस चाहे कितने मर्जी छोटे साइज की क्यों ना हो, कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो वो ऑक्यूपाई करेगी। इन दोनों में करेक्शन करके मैं प्रेशर एंड वॉल्यूम करेक्शन बड़े आराम से कर सकता हूं। आइए थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाउ कैन वी करेक्ट प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस? सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रेशर करेक्शन की। मुझे दो करेक्शन करने पड़ेंगे तब जाके मेरी इक्वेशन थोड़ी ठीक बनेगी। पहला करेक्शन है प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन को सिखाने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं। ये वॉल ऑफ कंटेनर है, इसमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं। एक मॉलिक्यूल ये मान लीजिए और एक मॉलिक्यूल ये मान लीजिए।
एक मॉलिक्यूल मैं ए बोल रहा हूं, ए, और ये जो मॉलिक्यूल है ये वाला, इसको मैं बी बोल रहा हूं, ठीक है ना। अब बी मॉलिक्यूल के ऊपर सब तरफ से अट्रैक्शन फोर्स इक्वल लग रहा है, बी मॉलिक्यूल पे सब तरफ से अट्रैक्शन फोर्स इक्वल लग रहा है, तो इस पे नेट फोर्स कितना है, 0 है। ऐसे मॉलिक्यूल जो बल्क में होते हैं उनमें नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 रहता है, इसलिए इन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट एकदम फ्री मूवमेंट होती है। जब नेट फोर्स 0 होगा तो आराम से मॉलिक्यूल मूव कर सकता है। पर जो मॉलिक्यूल वॉल से कोलाइड करने वाला है, जा रहा है वैसे दीवार से टकराने के लिए, उसके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसको मैं और पास बना देता हूं इसको। जो मॉलिक्यूल वॉल से कोलाइड करने वाला है उस मॉलिक्यूल के पीछे खींचने वाले मॉलिक्यूल्स तो होते हैं जो उसको ड्रैग करते हैं, मतलब जो उसको पीछे खींचते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स तो खूब हैं जो उसको पीछे खींचते हैं, पर ऐसे मॉलिक्यूल्स कम हैं जो दीवार की इस तरफ, मतलब इस मॉलिक्यूल की इस तरफ होंगे। तो क्या मैं सही कह रहा हूं कि इस ए मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। सपोज एक गैस का मॉलिक्यूल है, दीवार से कोलाइड करने जा रहा है, तो कोलाइड करने से थोड़ा सा पहले इस पे नेट फोर्स कहां लग रहा है, इनसाइड लग रहा है। और अगर उस पे नेट फोर्स इनसाइड लग रहा है, यानी कि ये कम मोमेंटम से कोलाइड करेगा। अगर ये कम मोमेंटम से कोलाइड करेगा तो जो प्रेशर ये एक्सर्ट करेगा वॉल पे वो भी कम करेगा, क्योंकि आप जानते ही हैं प्रेशर आता है फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, और फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। जो मोमेंटम ही कम हो गया तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम भी कम हो गया, प्रेशर भी कम हो गया। यानी कि अगर गैस के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स होता है तो वो उस केस में जो प्रेशर लगाती है गैस, वो उस प्रेशर से हमेशा कम होगा अगर गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते। जैसे हम मान लें आइडियल गैस वो गैस होती है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करते, तो उस कंडीशन की कंपैरेटिवली अब ये मॉलिक्यूल लेसर मोमेंटम से कोलाइड करेगा, यानी कि ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो उस प्रेशर से कम होगा जब गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करते। सोचो अगर इसको मॉलिक्यूल नहीं खींच रहे होते तो जिस मोमेंटम से इसको कोलाइड करना चाहिए था उसी मोमेंटम से कोलाइड करता। वो मोमेंटम ज्यादा होता है कम होता, ज्यादा होता, तो यानी कि उस केस में जो प्रेशर आता वो प्रेशर ज्यादा आता किसकी कंपैरेटिवली, इस केस की कंपैरेटिवली जो मैं आपको बता रहा हूं। यानी कि अगर मैं इस प्रेशर में कुछ प्रेशर करेक्शन टर्म जोड़ दूं, कुछ जोड़ दूं, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, आइडियल गैस के प्रेशर के बराबर हो जाएगा। और ये जो करेक्शन टर्म होती है डेल्टा पी, ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक तो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और एक ही डिपेंड करती है बच्चों नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड। और ये दोनों ही टर्म्स किसके प्रोपोर्शनल होती हैं, ये दोनों ही टर्म्स n/v के प्रोपोर्शनल होती हैं। n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, v है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो यूनिट वॉल्यूम में कितने मोल्स हैं दैट इज n/v, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे भी ये टर्म आ रही है। और कितने ज्यादा कोलिजन्स हो रहे हैं, नेचुरल सी बात है, यूनिट वॉल्यूम में जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे नंबर ऑफ कोलिजन्स भी उन्हीं का तो ज्यादा होगा। तो ये जो टर्म आती है, ये टर्म आ जाती है, आपकी यहां लिख रहा हूं, डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू n/v का स्क्वायर। तो यहां से ये टर्म बनती है डेल्टा पी इजिकल टू ए, वान डेर वाल्स कांस्टेंट है, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशंस के थ्रू इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो इसकी वैल्यू पुट करने पर मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है पी आइडियल इज इक्वल टू पी ऑब्जर्व्ड प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो जब भी मुझे अब प्रेशर गिवन होगा तो आइडियल गैस का प्रेशर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर टर्म को जोड़ूंगा। यहां पर ए गैस कांस्टेंट है और ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैसेस मॉलिक्यूल्स। गैसेस मॉलिक्यूल्स आपस में किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, उस पर डिपेंड करता है ए। तो ए डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैसेस मॉलिक्यूल। सोचिए अगर गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्शन से एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो अगर ये मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्शन से इसको ड्रैग करेंगे तो ये उतना ही कम मोमेंटम से कोलाइड करेगा। जितने कम मोमेंटम से कोलाइड करेगा उतना ही प्रेशर कम एक्सर्ट करेगा, और जितना प्रेशर कम एक्सर्ट करेगा आइडियल गैस के कंपैरेटिवली मेरे को और ज्यादा प्रेशर करेक्शन टर्म जोड़नी पड़ेगी उसको आइडियल गैस बनाने के लिए। तो जितना ए की वैल्यू बड़ी होती है
कहाँ गया, जितना ए की वैल्यू बड़ी होती है आइडियल गैस का प्रेशर P रियल से उतना ही ज्यादा होता है। और सोचिए ए जीरो हो जाए, अगर ए जीरो है देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस एंड मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। भाई ए किसको बताता है, दो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स को। मान लीजिए ए जीरो हो गया, तो अगर जीरो हो गया ए तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो उस केस में गैस आइडियल बन जाएगी, क्योंकि आइडियल गैस का मतलब ऐसे गैस, ऐसे हाइपोथेटिकल गैस जिसके अंदर बिल्कुल भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। तो ए जितना बढ़ेगा उतना ही ऑब्जर्व्ड प्रेशर में ज्यादा बड़ी टर्म जोड़नी पड़ेगी, और ए जितना कम होगा उतनी ही कम बड़ी टर्म आपको जोड़नी पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने प्रेशर का तो करेक्शन कर दिया, पी आई इजकल टू पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। आइए हम बात करते हैं वॉल्यूम के करेक्शन की। आइए हम बात करते हैं वॉल्यूम करेक्शन की, कि वॉल्यूम में करेक्शन कैसे कर सकते हैं अपन। वॉल्यूम में करेक्शन कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो मैं सेकेंड टर्म बता रहा हूं आपको, वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन मैं सेकेंड टर्म बता रहा हूं आपको, दैट इज वॉल्यूम करेक्शन। देखिए वॉल्यूम करेक्शन के लिए मेरे को आपको एक रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा बच्चों। ये दो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत कम टाइम के लिए सही, मान लीजिए इन्होंने कोलाइड किया, मान लीजिए इन्होंने कोलाइड किया। अगर मैं इनकी डायमीटर के बेस पर एक और स्फीयर बनाऊं तो इस तरह का स्फीयर बनता है। आप लोग देख रहा है, ये इसका साइज है बेटे r, ये इसकी रेडियस है गैसेस मॉलिक्यूल्स की। और ये जो मैंने स्फीयर बनाया है बड़े वाला, इसकी रेडियस कितनी है, 2r है। अब आपको कि सर ये क्यों बनाया है आपने, इसलिए बनाया है कि जब भी कोई गैस के मॉलिक्यूल्स दो आपस में कोलाइड करते हैं तो ये मॉलिक्यूलर, ये जो कोलिजन्स होती है वो बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन्स होती हैं, और मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स होती है कंटेनर में वो बाई मॉलिक्यूलर ही होती है। यानी कि जब दो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो उसी इंस्टांस पे, उसी टाइम पर इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट दैट थर्ड और फोर्थ मॉलिक्यूल में इंटरवीन देयर सरफेसेस। यानी कि जब भी दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं होती कि कोई तीसरा मॉलिक्यूल भी इसी वक्त आके कोलाइड करेगा या कोई चौथा मॉलिक्यूल भी इसी के साथ आके कोलाइड करेगा। यानी कि चाहे जितने कम टाइम के लिए एक दूसरे टच में रहते हैं, चाहे कुछ मिली सेकेंड्स के लिए पास में आते होंगे, उस मिली सेकेंड के टाइम पीरियड में कोई तीसरा मॉलिक्यूल इसको टच नहीं करता। इसकी संभावना बहुत कम होती है इस पर मैक्सवेल थ्योरी। तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि जब ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं, तो जब ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं तो ये जो वॉल्यूम है पूरा का पूरा, चाहे इसको आप ऐसे दिखा दो चाहे आप इसको पूरा गोला दिखा दो, तो इस वॉल्यूम को का इन्वेजन पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस से आ रहा है, तो अगर एक्स से आ रहा होगा तो वाई से और जेड से कोई नहीं आ रहा होगा। अगर ये मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल वाई से आ रहा होता तो एक्स से कोई नहीं आ रहा होता। इसका मतलब जितने कम टाइम के लिए भी चाहे टच कर रहे हो, इस बात की संभावना बहुत कम है। ये जो खाली रीजन आपको दिख रहा है, इसमें कोई और गैस का मॉलिक्यूल्स नहीं आ सकता, और अगर नहीं आ सकता तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं, इन दोनों मॉलिक्यूल की कोलिजन के कारण ये जो गोला आ रहा है बड़े वाला, इस बड़े वाले गोले को हम बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। यानी कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो इतना वॉल्यूम ब्लॉक हो जाएगा, कहने के लिए इतना वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। और इस ब्लॉक्ड वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं। इस बड़े वाले गोले के वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं, या इसको को वॉल्यूम बोलते हैं, या इसको रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम भी बोला जाता है। इसके कई सारे नाम हैं। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम यानी कि दो मॉलिक्यूल अगर भिड़ रहे हैं तो बस इसको लॉक कर दो, ये वॉल्यूम और कोई ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। या रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम, रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम का मतलब देयर इज नो एंट्री ऑफ एनी थर्ड मॉलिक्यूल इनटू दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर। तो अगर दो मॉलिक्यूल का रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम मैं इससे निकालूं तो रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम पर टू मॉलिक्यूल्स, तो क्या इस बड़े गोले का वॉल्यूम, एक बार के लिए मैं इस बड़े गोले की रेडियस को सिग्मा लिख देता हूं, इस पूरे 2r इक्वल टू सिग्मा मान लेता हूं, और सिग्मा की जब वैल्यू पुट करूंगा तो 4/3 पाई 2r का होल क्यूब, क्योंकि बड़े वाले की रेडियस कितनी है, 2r के बराबर है। तो क्या मैं इसको सोल्व करके 4/3, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 पाई r क्यूब कर सकता हूं। और अगर मैं 8 को यहां ना लिख के इधर लिख दूं, एक ही बात है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। क्या होगा, एक गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। तो अगर ये एक गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है
तो 8V, ये कितने मोलिक्यूल्स के लिए रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम होगा? ये होगा 2 मोलिक्यूल्स ऑफ गैस के लिए रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम। और अगर मेरे से कोई पूछे रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम पर मोलिक्यूल निकालो एक ही मोलिक्यूल के लिए, तो मैं इसको आधा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 4 × V। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है बच्चों। मैंने लिखा रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम पर 2 मोलिक्यूल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू 8 × वॉल्यूम ऑफ 1 गैसेस मोलिक्यूल। और अगर पर मोलिक्यूल के निकालता हूं तो कितना हो गया? 4 × वॉल्यूम ऑफ 1 गैस मोलिक्यूल। यानी कि एक गैस का मोलिक्यूल उतना वॉल्यूम घेरता नहीं जितना कि उसका खुद का वॉल्यूम होता है, जबकि उससे 4 गुना वॉल्यूम घेर के बैठता है। अब इस बात को अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर मेरी कैलकुलेशन से आया कि एक गैस का मॉलिक्यूल जितना उसका खुद का वॉल्यूम है वो तो घेरेगा ही घेरेगा, उससे 4 गुना वॉल्यूम घेर के बैठेगा। अब जरा दिमाग लगाओ, अगर किसी कंटेनर में सपोज 100 मॉलिक्यूल गैस के हैं, 100 मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है V, तो वो कितना वॉल्यूम घेरेंगे? 100V नहीं घेरेंगे, वो 400V घेरेंगे। वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? 400V। 100 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम स्मॉल v है, तो 100 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा? 100V हो गया। लेकिन वो कितना ऑक्यूपाई करते हैं? उससे 4 गुना। तो कितना ऑक्यूपाई करके बैठेंगे? 400V। अब आप मुझे बताओ 400V की सिग्निफिकेंस 100V से भी 4 गुना ज्यादा हो गई। यानी कि इस वॉल्यूम को अब मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। पिछले वाला डायग्राम याद करो, मैंने कहा अगर सारे मॉलिक्यूल को एक साथ रख भी दिया जाए तो वो वॉल्यूम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं अब क्या बोल रहा हूं कि वो वॉल्यूम अब और ज्यादा मुश्किल होगा नेग्लेक्ट करना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल खुद के वॉल्यूम के जितना वॉल्यूम नहीं घेर रहा, उससे 4 गुना वॉल्यूम घेर के बैठा है। तो मैं फिर इस वॉल्यूम को माइनस करूंगा, किसमें से? कंटेनर के वॉल्यूम में से। क्यों? इन ऑर्डर टू गेट फ्री वॉल्यूम ऑफ गैस। उस वॉल्यूम को निकालने के लिए जिसमें गैस के मॉलिक्यूल रियल में घूम सकते हैं, मुझे कंटेनर के वॉल्यूम में से पर इस वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। आइए, अगर मैं बात करता हूं इस वॉल्यूम की, तो मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं कि अगर मेरे को कंटेनर के वॉल्यूम में, ये तो बात हो गई एक मॉलिक्यूल गैस की, ये तो बात होगी एक मॉलिक्यूल गैस की। अगर मैं निकालूं Na मॉलिक्यूल्स के लिए रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम, मैंने लिखा था ना अभी, रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस। लो पिछली वाली लाइन रिपीट कर रहा हूं, ये कितना था? 4 × V। मैं कह रहा हूं रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ गैस, एक मोल गैस ले लूंगा तो कितना होगा? तो एक मोल के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे एक मोल गैस के लिए। और ये तीनों के तीनों ही कांस्टेंट है। एक मॉलिक्यूल के लिए रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम कितना है? 4 × स्मॉल v। स्मॉल v क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ 1 गैस मॉलिक्यूल है स्मॉल v। और अगर मैं 1 मोल गैस के लिए रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम निकालूं तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो ये तीनों ही कांस्टेंट है। इन तीनों कांस्टेंट को मैं एक कॉमन कांस्टेंट से शो करता हूं, वो है B। तो क्या मैं कह दूं B क्या है? रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ गैस। अगर कंटेनर में 1 मोल गैस है तो कितना वॉल्यूम छोड़ना पड़ेगा मुझे? B। और अगर कंटेनर में N मोल गैस है, रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम फॉर N मोल गैस कितना होगा बच्चों? N × B होगा। जब 1 मोल गैस का रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम B है तो N मोल गैस का कितना होगा? NB। तो क्या आइडियल गैस का वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे कंटेनर के वॉल्यूम में से NB को माइनस नहीं करना चाहिए? ये मान लो 10 लीटर का कंटेनर है और सारे मॉलिक्यूल्स ने मिलके 0.2 लीटर का रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम बनाया, तो क्या 10 में से उस 0.2 को माइनस नहीं करना पड़ेगा उस वॉल्यूम को निकालने के लिए जिसमें गैस के मॉलिक्यूल रियल में घूम सकते हैं, या फ्री वॉल्यूम जिसको बोला जाता है। तो ये हो जाएगी आपकी 5th इक्वेशन। आई थिंक पहले वाली 4 थी। अगर मैं V आइडियल और P आइडियल को ऐड करता हूं तो मेरी जो इक्वेशन आती है उसको हम क्या बोलते हैं? रियल गैस इक्वेशन। तो मैंने बोला कि PI VI, अब तक तो मैं ये बोलता था। अब PI की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली? P + AN² / V²। VI की वैल्यू कितनी निकाल ली? V - NB। तो ये जो इक्वेशन आती है वो N मोल गैस के लिए वान डर वाल इक्वेशन आती है। इट इज वान डर वाल इक्वेशन, इट इज वान डर वाल इक्वेशन फॉर N मोल गैस। N मोल गैस के लिए इस तरह से में वान डर वाल इक्वेशन का पता चल जाता है।
तो ये आपकी यहाँ तक की क्लास अभी इस वीडियो में ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। आप लोग यहाँ तक इसकी स्टडी करें। अगली क्लास में आपको कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी एप्लीकेशंस और अलग अलग कंडीशन में उसकी क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, मैं उसकी बात करूँगा। थैंक यू सो मच।